स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम सुनेंगे डकैती का जादूगर पार्ट 5। सोहनलाल की आंख खुली। दिन के 12 के पार हो चुका था वक्त। कुछ पल वो आंखें खोले कमरे में नजरें दौड़ाता रहा, फिर उठ बैठा। ओमी खुराम, अन्य 3 व्यक्ति और सैम कुर्सियों पर बैठे थे। कभी कभी आपस में बात भी कर लेते। उन्होंने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने कहा, मुझे भूख लग रही है। सैम ने एक व्यक्ति से कहा, खाने को बाहर से ले आओ, कुछ ज्यादा ले आना, हम भी खा लेंगे। वो व्यक्ति उठकर चला गया। सोहनलाल ने सिगरेट सुलगाई कि ओमी खुराम बोला, ना तो विक्की पावड़े मिला, ना ही रघु। मैं अब क्या कह सकता हूँ। जहां पावड़े या रघु मिल सकते हो, नहीं मालूम। पावड़े का कोई पहचान वाला, कोई माशूका या नहीं जानता। पावड़े मुझे कई सालों बाद मिला था। मैं उसके आसपास के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। देवराज चौहान का पता बता। क्या? सोहनलाल हचकचाया। ओमी खुराम को देखा। मैंने कहा, देवराज चौहान का पता बता। क्यों? उससे बात करनी है कि जैम डिमोरा का माल वापस दे दे, तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। ओह, तो तुम लोग सोचते हो कि इस मामले में देवराज चौहान है? जरूर हो सकता है, यही तो देखना है। उमी खुराम का सर कठोर हो गया। देवराज चौहान का इस मामले से कोई वास्ता नहीं है। सोहनलाल ने उमी खुराम को घूरा। ये देखना हमारा काम है, सैम तीखे स्वर में बोला। तो देवराज चौहान का पता बता। सोहनलाल के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं देवराज चौहान का पता बता दूंगा? नहीं बताएगा? कभी भी नहीं, सोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। वो हिंदुस्तान का नंबर 1 डकैती मास्टर है। पुलिस को उसकी तलाश है। उसका पता तो मैं किसी भी हालत में नहीं बता सकता। इस बात को भूल जाओ। तुम्हें देवराज चौहान का पता मालूम है? क्यों नहीं मालूम होगा? हम आसानी से तेरा मुंह खुलवा सकते हैं, सैम कड़वे स्वर में बोला। कोशिश कर लो। सोहनलाल ने शांत निगाहों से सैम को देखा। रुको रुको, ओमी खुराम कह उठा। हमें लड़ना नहीं है, ये वक्त लड़ने का नहीं है। सोहनलाल, हम इस उलझन में हैं कि जैम डिमोरा की दौलत देवराज चौहान ने ली है या विनय बरूटा ने। हम देवराज चौहान का इस मामले से कोई वास्ता नहीं है। कितनी बार कहा मैंने। मानी तुम्हारी बात, पर हमें अपनी तसल्ली कर लेने दो। कैसे होगी तसल्ली? देवराज चौहान से बात करके। हम अपने ढंग से देवराज चौहान से बात करेंगे। तुमने तो कहा था कि विनय बरूटा पावड़े को ढूंढ लाएगा। वो अभी तक आया नहीं। विनय बरूटा को हम देख रहे हैं, देवराज चौहान को भी देखना है। अगर देवराज चौहान का इस मामले में दखल नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐतराज क्यों अगर हम देवराज चौहान से बात कर लें? सोहनलाल चुप रहा। हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं तुमसे। परसों जैम डिमोरा आएगा तो वो तुमसे इस तरह बात नहीं करेगा। जैम डिमोरा बेहद खतरनाक आदमी है। वो किसी के जवाब पाने के लिए इंतजार नहीं करता। हम चाहते हैं कि उसके आने तक हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, ताकि हम जैम डिमोरा का बता सकें कि उसकी दौलत किसके पास है। तुम फंसे पड़े हो। तुम्हारा बच पाना आसान नहीं है। अगर हमें सहयोग दो तो शायद तुम्हारे बचने का रास्ता निकल आए। सोहनलाल ने कश लिया। कुछ कहा नहीं। कुर्सी पर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मुझे कहो, मैं इसे 5 मिनट में रास्ते पर ले आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मान जाएगा। इसे पता है कि इसके पास हमारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मैं देवराज चौहान से फोन पर तुम्हारी बात करा सकता हूँ। ये भी ठीक है, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा?
क्योंकि देवराज चौहान का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। वो सरासर अपना वास्ता होने से इनकार कर देगा। इससे क्या तुम्हें विश्वास आएगा कि वो सच कह रहा है? ये देखना हमारा काम है। तुम उसका फोन नंबर दो। मेरे ख्याल में तो तुम बेवकूफ हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि देवराज चौहान से बात करके तुम्हें मिलेगा क्या। नंबर दो। सोहनलाल ने देवराज चौहान का मोबाइल नंबर बता दिया। मैं फोन करता हूं देवराज चौहान को, सैम ने कहा। मुझे ही करने दो। मैं जानता हूं उससे कैसे बात करनी है। ओमी खुराम को ओमी खुराम बोला। पावड़े को ढूंढो। उससे बात करने के बाद ही तुम्हारी तसल्ली हो पाएगी। सोहनलाल कह उठा। ओमी खुराम ने अपना फोन निकाला और देवराज चौहान का नंबर मिला दिया। फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। सोहनलाल की गंभीर निगाह ओमी खुराम पर थी। हेलो। तभी ओमी खुराम के कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। देवराज चौहान बात कर रहा है? ओमी खुराम ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तुम कौन? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। तुम तो बहुत चालाक निकले, पर तुम्हारी चालाकी किसी काम नहीं आई। ओमी खुराम ने फोन पर कहा। सोहनलाल ने हमें सब कुछ बता दिया है। ज्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख सका। अब समझदारी इसी में है कि जैम डिमोरा की सारी दौलत लौटा दो। ऐसा करने से सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। जैम डिमोरा तुम्हारी गलती भी भूल जाएगा। उधर से देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। कुछ पल फोन पर खामोशी रही। तुमने सुनी मेरी बात? ओमी खुराम बोला। हाँ। तो समझ गए होगे कि। समझा कुछ भी नहीं। तुम्हारी बात का मतलब मेरी समझ में जरा भी नहीं आया। सीधी सी बात का मतलब तुम्हें समझ नहीं आया? ओमी खुराम तीखे स्वर में बोला। मैं सच में नहीं समझ पाया कि सोहनलाल ने क्या मुंह खोला। जैम डिमोरा और उसकी दौलत का क्या चक्कर है? तो तुम दौलत वापस नहीं लौटाना चाहते, यही बात है ना? तुम्हारा नाम क्या है? ओमी खुराम। कहाँ से बोल रहे हो? उसी बुटीक से जहां से तुम दौलत ले गए थे। सोहनलाल का है। मेरे सामने, नीचे फर्श पर बैठा है। सोहनलाल से मेरी बात कराओ। क्यों? ओमी खुराम के दांत बिछ गए। ताकि समझ सकूं कि मामला क्या है। उसने क्या किया? तो मैं ये समझूं कि तुम जैम डिमोरा की दौलत वापस लौटाने को तैयार नहीं हो। मैं ना तो जैम डिमोरा को जानता हूं ना ही उसकी दौलत को। तो क्या सोहनलाल झूठ बोल रहा है? उसने यूं ही तुम्हारा नाम लिया कि। उससे मेरी बात कराओ। वो मुझे बेहतर ढंग से समझा सकता है कि क्या बात है। तुम बेशक डकैती मास्टर हो, पर जैम डिमोरा के सामने तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। तुम ही बताओ कि यह सारा मामला है क्या। तो तुम्हें मामला जानना है? ओमी खुराम ने व्यंग से कहा। वैसे विक्की पावड़े और रघु का क्या हाल है? विक्की पावड़े? रघु? ये कौन है? ये वही दोनों हैं जो इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद। पहेलियां मत बुझाओ। देवराज चौहान की आवाज आई। मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। ओमी खुराम ने खतरनाक स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। क्या कहता है वो? सैम ने पूछा। समझ में नहीं आता। वो जानना चाहता है कि मामला क्या है। मैं क्या कह रहा हूं? वो ड्रामा कर रहा है। संभव है। दौलत उसके पास है तो वो क्यों मानेगा कि उसके पास है? वो क्यों लौटाएगा? ये बात तो मैंने पहले ही कह दी कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। सोहनलाल बोला। देवराज चौहान का इन बातों से कोई वास्ता नहीं। तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो। हमें तुम्हारी कोई राय की कोई जरूरत नहीं है। ओमी खुर्राम गुर्राया। मेरी बात का तुम भरोसा नहीं कर रहे। देवराज चौहान की बात का तुम भरोसा नहीं कर रहे। उधर विनय बरूटा की बात का विश्वास नहीं कर रहे। इस तरह तो तुम लोगों को दौलत मिलने से रही। रास्ता एक ही है। क्या? पावड़े को ढूंढो। वो हाथ लग गया तो सब कुछ बता देगा कि ये लूट उसने कैसे की। ये हरामी सही कहता है, सैम बोला। लेकिन विक्की पावड़े को ढूंढे कैसे? मैं कोशिश करता हूं, उसके बारे में पूछताछ शुरू करता।
जैम डिमोरा के आने तक हमने अपनी तरफ से भागदौड़ नहीं करनी, वही बताएगा कि हमने क्या करना है। परसों तक बहुत देर हो जाएगी। तुम जैम डिमोरा को सब कुछ बताओ और आदेश ले लो। जैम डिमोरा के यहाँ के जैम डिमोरा को यहाँ के हालातों के बारे में बताओ। तुम जैम डिमोरा को फोन क्यों नहीं कर रहे? सैम बोला। मैं चाहता हूं उसे ये खबर दूं कि दौलत हमें मिल गई है, ओमी खुराम ने कहा। बच्चों की तरह बात मत करो, यह गंभीर मामला है। फोन करो जैम डिमोरा को या मैं करता हूं। ओमी खुराम ने जैम डिमोरा को फोन कर दिया। जैम डिमोरा को सारे हालात बताए। 10 मिनट बातें होने के बाद ओमी खुराम ने फोन बंद करके कहा, जैम डिमोरा कहता है कि आज का दिन विनय बरूटा का इंतजार करो और देखो क्या वो विक्की पावड़े का ढूंढ लेता है। अगर विक्की पावड़े के पीछे विनय बरूटा है तो फिर वो पावड़े को सामने लाने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये मामला हम संभाल सकते हैं। ये मामला जैम डिमोरा के बस का ही है, ओमी खुराम ने चिंता भरे स्वर में कहा। अभी विक्की अभी विनय बरूटा का इंतजार करो, शायद वो पावड़े को सामने ले आए। ओमी खुराम ने सिर हिलाया, फिर सैम से कहा, अज्जू की हालत कैसी है? अभी पता करता हूं। वो दोनों अज्जू को ले गए थे, उसके बाद उन्होंने फोन नहीं किया। सैम ने उन्हें फोन किया तो पता लगा कि अज्जू मोरेकर का इलाज गुपचुप तरीके से एक नर्सिंग होम में चल रहा है। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। छुरा लगने से उसके शरीर में जो खराबी आई, उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, लेकिन अज्जू की हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है। अगला दृश्य। देवराज चांद ने फोन कान से हटाया। उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी, होंठ भी सिकुड़े कर गोल हो रहे थे। चेहरे पर अजीब से भाव उभरे दिख रहे थे। फिर दूसरे हाथ में कॉफी का प्याला थाम रखा था। सामने जगमोहन बैठा कॉफी पी रहा था, परंतु देवराज चांद के चेहरे के भाव देखकर कह उठा, क्या हुआ? सोहनलाल किसी मुसीबत में फंस गया लगता। किसका फोन आया? वो अपना नाम ओमी खुराम बता रहा था। उसने कहा कि सोहनलाल उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका और मुंह खोल दिया। जैम डिमोरा की दौलत मेरे पास है, ये उसे सोहनलाल ने बताया। वो दौलत मांग रहा था। उसने कहा, उसी बुटीक से बोल रहा हूं जहां से मैं दौलत ले गया था। लगता है सोहनलाल किसी काम पर था, वहां वो फंस गया और मेरा नाम ले लिया। सोहनलाल ने ही उस ओमी खुराम को मेरा फोन नंबर बताया होगा। अभी तक देवराज चाहन के चेहरे के हालात नहीं सुधरे थे। फंसने पर सोहनलाल ने कहा कि देवराज चाहन के पास है। फंसने पर सोहनलाल ने कहा कि दौलत देवराज चाहन के पास है, जगमोहन अजीब से स्वर में बोला। सोहनलाल ऐसा कभी नहीं करेगा। बेशक वो कितने भी खतरे में हो, ऐसी गलत बात नहीं कहेगा। ये तो मैं भी समझता हूं। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। तो फिर सोहनलाल ने ऐसा क्यों कहा? मेरे ख्याल में ऐसा कहकर सोहनलाल हमसे सहायता की आशा रखता है कि जिस खतरे में वो फंस गया है उसमें से उसे हम बचाएं। यही एक बात हो सकती है हमारा नाम लेने की। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति ओमी खुराम किसी विक्की पावड़े और रघु का नाम ले रहा था। उसका कहना था कि वो दोनों इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये उलझा हुआ मामला मामला है क्या, यही नहीं पता। पूछने पर उधर से कहा गया कि मैं चालाकी से काम ना लूं। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे कि मैं उनके मामले में उलझा पड़ा हूं। मैं ही जैम डिमोरा की दौलत लेकर भागा हूं और मुझे सब कुछ तो पता है। देवराज चांद बोला। सोहनलाल ने ये बात कही होगी तभी तो उसने ऐसा कहा। जैम डिमोरा कौन है? ये नाम पहले कभी नहीं सुना। उसका कहना था कि जैम डिमोरा खतरनाक आदमी है। देवराज चांद ने कॉफी का प्याला रखा और सिगरेट सुलगा लिया। जो भी हो, ये तो स्पष्ट है कि सोहनलाल खतरे में है। शायद उसने इस तरह हमसे सहायता मांगी है, जगमोहन बोला। मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन सोहनलाल है कहाँ? हम कैसे पता करें कि वो बुटीक कहाँ है? विक्की पावड़े और रघु के बारे में भी हम नहीं जानते। मुझे मोबाइल फोन से फोन किया गया। फोन करने वाले का नंबर मेरे पास है। उसे फोन किया जा सकता है, देवराज चौहान ने कहा।
लेकिन सोचना यह है कि उम्मी खुराम को कैसे संभाला जाए कि वो सब बता दे। सीधे सीधे बात करो उससे। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे मुझे सब कुछ पता है। बाद में उसने फोन बंद कर दिया। हो सकता है सोहनलाल के पास ज्यादा वक्त ना हो। बात करो उम्मी खुराम से, जगमोहन ने व्याकुल स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उसी नंबर पर वापस कॉल की, परंतु फोन बिजी आया। कई बार मिलाने पर नंबर लगा और उम्मी खुराम की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने तुरंत पहचाना कि इसी आवाज से उसकी बात हुई थी। मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। दौलत देने को तैयार हो? पहले मेरी बात आराम से सुनो। हमें आराम से बात करनी चाहिए ताकि कुछ बात बन सके। मुझे कोई बात नहीं बनानी। सलामती चाहते हो तो जैम डिमोरा की दौलत वापस कर दो, वरना नतीजा भुगतने को तैयार रहो। तुम आराम से मेरी बात नहीं सुन सकते? कहो। सोहनलाल तुम्हारे पास है? हाँ, सामने फर्श पर बैठा है। क्यों? उससे मेरी बात कराओ। मैं जरूरी नहीं समझता, ओमी खुराम ने उधर से कठोर स्वर में कहा। तुम दौलत वापस करते हो या नहीं? देवराज चौहान गहरी सांस लेकर बोला। सोहनलाल किस हैसियत से तुम्हारे पास है? क्या तुम नहीं जानते कि उसकी क्या हैसियत होगी? ओमी खुर्राम का स्वर कड़वा हो गया। वो इस वक्त हमारी कैद में है। हमारी? क्या तुम लोग ज्यादा संख्या में हो? हाँ, पर तुम क्या जानना चाहते हो ये सब पूछकर? क्या बुटीक बुटीक पर हमला करके सोहनलाल को छुड़ा ले जाना चाहते हो? ऐसा मैं इसलिए नहीं सोच सकता कि मुझे नहीं मालूम बुटीक कहाँ है। मुझे नहीं पता मामला क्या है, वहां पर चल क्या रहा है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ये सब मामला है क्या। तो तुम मुझसे जानना चाहते हो? उमी खुराम ने उधर से व्यंग भरे स्वर में कहा। मेरी नजरों में तुम बड़े बेवकूफ हो जो ये शब्द कहकर चालाक बनने की चेष्टा कर रहे हो। मेरी राय मानो तो सीधे रास्ते पर आ जाओ, वरना जैम डिमोरा के कदम इंडिया की जमीन पर पड़ने के बाद तुम्हें छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। जैम डिमोरा जैम डिमोरा इंडिया में नहीं रहता? देवराज चांद ने पूछा। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सारी दौलत वापस कर दो। ये तो बता दो कि मामला है क्या। सोहनलाल से ही मेरी बात करा। दूसरी तरफ से उमी खुराम ने फोन काट दिया। देवराज चांद फोन कान से हटाता कह उठा। मामला बहुत ज्यादा टेढ़ा है। उम्मी खुराम ठीक से बात करने को तैयार नहीं। वो पूरी तरह से समझ रहा है कि दौलत मेरे पास है और उसे ही मांगे जा रहा है। कोई बड़ा रगड़ा पैदा कर दिया सोहनलाल ने। जैम डिमोरा इंडिया में नहीं है। उसकी बात से लगा वो इंडिया आने वाला है। हमें सोहनलाल को ढूंढना होगा। मैं उसके घर जाकर पता करता हूँ, शायद नानिया भाभी से कोई खबर मिल सके। ये भी पता करना कि इन दिनों सोहनलाल किसके साथ मिला रहा था। जगमोहन उठते हुए बोला। वो सोहनलाल से बात कराने को तैयार नहीं? नहीं, सोहनलाल उसके पास कैद है। वो सिर्फ दौलत वापस मांगता है। इसके अलावा कोई बात उसे पसंद नहीं। जगमोहन बंगले से बाहर निकल गया। कार स्टार्ट होने और जाने की आवाज आई। देवराज चौहान सोफे पर बैठा सोचों में रहा। ये तो स्पष्ट था कि सोहनलाल किसी बड़े मामले में उलझ गया है, फंस चुका है, वरना उसका नाम नंबर किसी को ना देता। बचने की खातिर ही उसका नंबर ओमी खुराम को दिया कि वो ये मैसेज मुझ तक पहुंचा सके कि वो खतरे में है। अब एक ही रास्ता था, सोहनलाल की कोई खबर जगमोहन लेकर आए और उससे सोहनलाल को तलाश किया जा सके। तभी पास रखा देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। मैं एक शर्त पर सोहनलाल से तुम्हारी बात करा सकता हूँ कि तुम पावड़े से मेरी बात करा दो। उधर से उमी खुराम ने कहा। कौन पावड़े? विक्की पावड़े, जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा मुस्कुरा रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे तो तुम्हारा दिमाग खराब लगता है देवराज चौहान। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भारी तौर पर किसी गलत फहमी के शिकार हो। सब कुछ तभी ठीक हो सकता है कि सोहनलाल से मैं बात कर लूं या तुम मुझे बता दो कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो तुम्हारा पक्का इरादा है कि तुम दौलत लौटाने का इरादा नहीं रखते?
ओमी खुराम का खतरनाक स्वर कानों में पड़ा। सोहनलाल से बात कराओ, उसके बाद तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। जैम डिमोरा तुम्हें ऐसी बुरी मौत देगा कि दोबारा जन्म लेने के लिए सोच नहीं सकोगे। उधर से ओमी खुराम ने दांत पीसकर कहा और उसी पल फोन बंद कर दिया। फोन हाथ में थामे देवराज चौहान के चेहरे पर सोचें नाचती रही। अगला दृश्य। जगमोहन रात 9 बजे लौटा। कोई नई बात? जगमोहन ने पूछा। नहीं, मैं नानिया भाभी से मिला था, जगमोहन बैठते हुए बोला। उसने बताया कि 1 तारीख को एक आदमी सोहनलाल से मिलने आया था। वो नानिया भाभी को भाभी कह रहा था। सोहनलाल की पुरानी पहचान वाला था वो। भाभी का कहना है कि सोहनलाल उसे घर के भीतर नहीं ले गया, पर बाहर के बाहर ही ले गया। उसके बाद वो दोबारा नहीं आया, परंतु तब से सोहनलाल किसी काम में लग गया था। घर से पूरा पूरा दिन और कभी तो रात रात को भी गायब रहता था। नानिया के पूछने पर भी सोहनलाल ने कुछ नहीं बताया कि वो किस चक्कर में है। कहकर जगमोहन रुका। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर थी। इस बीच मैंने सोहनलाल की गली में सीसीटीवी कैमरे लगे देखे। पूछने पर पता चला कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने फ्लैटों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। मैं तो उस घर में पहुंचा जहां उन कैमरों का कंट्रोल था। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर से कह कहाकर 1 तारीख की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें 1 तारीख को सुबह 9 बजे के वक्त एक आदमी को सोहनलाल के घर की बेल बजाते देखा, तो वो टेप बाजार में ले गया और उस वक्त की तस्वीर का प्रिंट निकलवा कर टेप वापस कर दिया। और नानिया भाभी को तस्वीर दिखाई तो भाभी ने कहा यही आदमी सोहनलाल से मिलने आया था। तो उसके बाद सोहनलाल व्यस्त हो गया था। तस्वीर ज्यादा साफ नहीं है, पर काम चल जाएगा। जगमोहन ने तस्वीर निकालकर देवराज चौहान को दी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, भाभी इसका नाम नहीं जानती। देवराज चौहान ने तस्वीर देखी और बोला, इसे मैंने भी कभी नहीं देखा। कौन हो सकता है ये? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में तस्वीर पर नजर टिकाए कहा, विक्की पावड़े भी हो सकता है या रघु हो सकता है, जिसके बारे में उम्मी खुराम कह रहा था। कोई और भी हो सकता है, पक्का कुछ नहीं कह सकते। तो कैसे जाने इस मामले के बारे में? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हमें ये नहीं मालूम कि सोहनलाल कब तक उन लोगों के पास सुरक्षित है। इस काम के लिए हमारे पास कितना वक्त है, हमारे सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ये सोचकर हम चुप भी तो नहीं बैठे रह सकते। सोहनलाल का सवाल है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कल तुम इस तस्वीर को ले जाना और पता करने की चेष्टा करना कि ये कौन है। अगर ये अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है तो देर सवेर इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। देवराज चौहान ने तस्वीर जगमोहन को दे दी। अगला दृश्य। रात के 10 बजे बुटीक के तिजोरी वाले कमरे में सैम के जूतों की आवाज उभरी। वो चहलकदमी कर रहा था। ओमी खुर्राम कुर्सी पर बैठा था। फर्श पर बैठा सोहनलाल कुछ मिनट पहले ही खाना खाकर हटा था। अन्य तीनों व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे खाना खा रहे थे। कई मिनटों से वहां चुप्पी फैली थी। सोहनलाल ने सब पर निगाह मारते हुए सिगरेट सुलगा ली। दिन बीत गया। ओमी खुराम सैम को देखते हुए कह उठा। न तो विनय बरूटा आया और न ही उसका फोन। सैम ने ठिठक कर ओमी खुराम को देखा। ओमी खुराम ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। सैम 2 कदम ओमी खुराम के पास आ गया। फोन ओमी खुराम के कान से लगा था। दूसरी तरफ बेल जारी थी। उठा नहीं रहा, ओमी खुराम कड़वे स्वर में बोला। सोच रहा होगा कि क्या जवाब दूं। तभी उधर से विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। कहो खुराम, तुम विक्की पावड़े को लेकर अभी तक नहीं पहुंचे? मैं इंतजार कर रहा हूं। सैम का ख्याल है कि तुम भाग गए। मैं क्यों भागूंगा? विनय बरूटा के स्वर में गंभीरता थी। सैम का ख्याल है कि दौलत तुम्हारे पास। बकवास मत करो। सैम गंभीर है, वो अपनी बात पर पक्का है। बात तो तुम्हारी तरफ से निकली कि यहां दौलत रखी जा रही है। मैं पावड़े को ढूंढ रहा हूं। ढूंढ रहे हो? मैंने तो सोचा कि ढूंढ लिया होगा। उसने दौलत का पता भी बता दिया होगा। तुम तो बहुत ढीले चल रहे हो विनय बरूटा। जैम डिमोरा बहुत गुस्से में है कि अभी तक दौलत का पता नहीं चला।
ओमी खुराम का स्वर सख्त था। मैं पावड़े को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने फ्लैट पर नहीं है। जहां जहां वो हो सकता है वहां कहीं भी नहीं मिला। उसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही कि उसे किसी ने देखा हो। लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ से विनय बरूटा सख्त स्वर में कह रहा था। तुम लोग मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। पावड़े के हाथ लगते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। पावड़े ही तुम्हें बेगुनाह साबित कर। मेरे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल मत करो। मत भूलो कि मैं जैम डिमोरा का दोस्त हूं और तुम उसके लिए काम करते हो। इस वक्त भी मैं जैम डिमोरा के लिए ही काम कर रहा हूं। उसकी दौलत ढूंढ रहा हूं जो कि तुम्हारे पास भी हो सकती है। तो तुम मेरी तरफ उंगली उठाना नहीं छोड़ोगे। पावड़े को ढूंढो, पकड़ो, हमारे हवाले करो। उसके बाद फैसला होगा कि तुम्हारी स्थिति क्या है। अगर तुम्हारा इस मामले में हाथ नहीं हुआ तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। यह बात मैंने पहले भी कही है। ओमी खुराम ने फोन पर कहा। पावड़े बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि पावड़े द्वारा हालातों की छटाई की जा सके। सोहनलाल ने और कुछ बताया? इतना ही कि पावड़े के साथ रघु नाम का आदमी था। रघु? इन तीनों ने यहां काम किया था। तुम तो सब जानते ही हो। बकवास करना बंद करो। उधर से विनय बरूटा गुर्रा उठा। मैं कुछ नहीं जानता। ओमी खुर्राम के होंठ भिज गए। ये रघु कौन है? विनय बरूटा की आवाज आई। सोहनलाल और विक्की पावड़े का साथी। कहाँ रहता है ये? सोहनलाल से पूछो। सैम रघु के घर गया था, परंतु उसका फ्लैट का दरवाजा भी बंद मिला। मुझे रघु का पता बताओ। ओमी खुराम ने रघु के घर का पता बता दिया। जैम डिमोरा परसों आ रहा है? विनय बरूटा ने पूछा। हाँ, तब तक ये मामला सुलझ जाना चाहिए, वरना तुम तो जानते ही हो कि जैम डिमोरा को। उधर से विनय बरूटा ने फोन बंद कर दिया। ओमी खुराम ने फोन कान से हटाया और सैम को देखकर तीखे स्वर में बोला। कहता है विक्की पावड़े मिल नहीं रहा। मिलेगा भी नहीं। सैम जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। क्योंकि पावड़े, रघु और दौलत विनय बरूटा के पास ही है। सारा खेल उसी का खेला हुआ है। पावड़े इन दिनों विनय बरूटा के साथ काम कर रहा था। देवराज चौहान को मत भूलो, वो भी इस मामले से जुड़ा हुआ है। विनय बरूटा और देवराज चौहान दोनों ही स्वीकार करने को तैयार नहीं कि इस मामले में उनका हाथ है। वो अनजान बन रहे हैं। दोनों ही डकैती करते हैं। अब इतनी मोटी दौलत की खबर होने पर वो चुप तो बैठे नहीं रह सकते। इन दोनों में से किसी एक ने ही ये काम किया है। किसने? ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। सैम कड़वे स्वर में कह उठा। ओमी खुराम ने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल इन दोनों को ही देख रहा था। अगर तू सच सच बता दे, मैं गारंटी लेता हूं कि जैम डिमोरा तुझे सही सलामत छोड़ देगा। मैंने सच ही बताया है। सब सच कह रहा है तो झूठ कौन बोल रहा है? दौलत कौन ले गया? पावड़े ले गया। रघु उसके साथ होगा। वो कहीं छिपे पड़े होंगे। सोहनलाल ने कहा। छिपे पड़े? कहाँ? मैं जानता होता तो जरूर बता देता। ये सच बात नहीं है। सच बात यह है कि तूने देवराज चौहान के इशारे पर यह काम किया और बेकार की बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल दौलत बहुत बड़ी है। यही वजह है कि कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं। तुम विनय बरूटा पर भी शक कर रहे हो, देवराज चौहान पर भी शक कर रहे हो। इन दोनों में से कोई एक, किसी एक का हाथ दौलत लूटने के पीछे है। ओमी खुराम दृढ़ स्वर में बोला। ऐसा है तो विनय बरूटा पर अपना ध्यान ध्यान लगा दो, क्योंकि देवराज चौहान का इस मामले से कोई वास्ता नहीं। इसी पल ओमी खुराम का फोन बज उठा। ओमी खुराम ने बात की। दूसरी तरफ देवराज चौहान था। तो तुमने जैम डिमोरा की दौलत वापस करने का फैसला कर लिया? देवराज चौहान की आवाज सुनते ही ओमी खुराम कह उठा। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। देवराज चौहान की आवाज आई। नहीं है या देना नहीं चाहते? मुझे सोचने का वक्त चाहिए। उधर से देवराज चौहान ने कहा। तो तू मानता है कि तेरे पास ही वो दौलत है? तूने ही ये सारा काम किया? जरा सोहनलाल से तो बात करा। नहीं, पहले तू दौलत वापस देगा, उसके बाद तेरी बात मानी जाएगी। सोहनलाल से मेरी बात कराने में तेरा जाता क्या है?
कुछ नहीं जाता, तभी तो बात नहीं करा रहा। उम्मी खुराम ने शब्दों को चबाकर कहा। देख देवराज चांद, बात को बढ़ा मत। अभी हालात काबू में है। दौलत वापस देकर तो आने वाली मुसीबतों से बच सकता है। परसों जैम डिमोरा आ रहा है। वो आ गया तो फिर बात इस तरह नहीं होगी। जैम डिमोरा अपने ढंग से ही बात करेगा। सोहनलाल से 1 मिनट के लिए मेरी बात। तूने अभी माना कि दौलत तेरे पास है। कब कहा? अभी। तूने सोचने का वक्त मांगा। वक्त तभी मांगा कि माल तुम्हारे पास। मेरा ये मतलब नहीं था जो तुमने निकाला। तो सोचने का वक्त किस लिए मांग रहे हो? इसलिए कि तू मेरी बात सोहनलाल से करा दे। मामला मैं समझ सकूं और सोच सकूं कि दोबारा तभी फोन करना। ओमी खुराम ने खतरनाक स्वर में कहना चाहा। उसी पल सोहनलाल बोला, देवराज चौहान से मेरी बात करा। फोन दो। तेरी बात करा दूं? क्या कहेगा उससे तू? ओमी खुराम ने उसे घूरा। दौलत वापस देने को कहेगा? उसे तो इस मामले का कुछ पता भी नहीं, जरा मेरी बात करा। नहीं। कहने के बाद ओमी खुराम ने गुस्से से फोन पर बोला, दोबारा तभी फोन करना जब दौलत वापस देनी होगी। नहीं फोन किया तो जैम डिमोरा इंडिया पहुंचकर परसों तेरे से निपट लेगा। मैंने सोहनलाल की आवाज सुनी है। वो कहता है कि मुझे इस मामले का कुछ भी नहीं पता। तू कहता है कि। सोहनलाल बहुत कुछ कहता है, पर मैं जो बात तुझे कह रहा हूं उस पर ध्यान दे कि इस सारे मामले में सोहनलाल के साथ क्या होने वाला है। उधर से देवराज चांद ने पूछा। मरेगा हरामी। जैम डिमोरा ऐसे लोगों को कभी नहीं पसंद करता जो उसे नुकसान दे। तू भी नहीं बचेगा। बचना है तो दौलत हमारे हवाले कर दे। वो जैम डिमोरा का माल है। ओमी खुराम ने कहा और फोन बंद करके शब्दों को चबाता हुआ कह उठा, सैम, मेरे ख्याल में दौलत देवराज चौहान के पास है। कैसे? उसके मुंह से निकला कि मुझे सोचने का वक्त दो। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब तो यही निकलता है कि माल देवराज चौहान के पास ही है, सैम ने कहा। जुबान फिसल ही जाती है। मुंह से ऐसा कुछ निकल ही जाता है कि सच सामने आ जाए। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। सोहनलाल कह उठा। देवराज चौहान को कुछ नहीं पता। ये बातें छोड़, इतना बता कि देवराज चौहान मिलेगा कहाँ। नहीं बताऊंगा। तुझे बताना ही होगा कि देवराज चौहान का ठिकाना किधर है। खतरनाक स्वर में कहते सैम सोहनलाल की तरफ बढ़ा। अभी तक हम बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन अब। रुको सैम। ओमी खुराम फौरन कह उठा। सैम ने ठिठक कर उसे देखा। यह रास्ता मुझे भी आता है, लेकिन जैम डिमोरा के आने तक इसे ठीक ठाक रखना है। ओमी खुराम बोला। देवराज चौहान के पास दौलत है, इससे मुंह खुलवाकर हम देवराज चौहान से दौलत वसूल सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, पर जैम डिमोरा का कहना है कि उसके आने तक हम शांति बनाए रखें। होंठ भींचे सैम सोहनलाल के पास से हट गया। ओमी खुराम सोहनलाल को घूरते हुए कह उठा, तुम देवराज चौहान का पता बताओ। अगर हम देवराज चौहान से दौलत वापस पा लेते हैं तो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम जैसे पागलों से बात करने का मेरा मन नहीं है। बेवकूफो, देवराज चौहान को कुछ नहीं पता, सोहनलाल ने कहा। वो कहता है उसे सोचने का समय चाहिए। इसका मतलब? मेरी खातिर उसने ऐसा कहा। उसे पता चल गया कि मैं खतरे में हूं। वो ऐसा कुछ कहकर एक बार मेरे से बात करना करके जानना चाहता है कि मामला क्या है, ताकि मुझे बचा सके। हम तुम्हारी बात का भरोसा नहीं कर सकते, पर मैंने सच कहा है। क्या देवराज चौहान को तेरी चिंता होगी? ओमी खुराम ने एकाएक पूछा। 100%। उसे पता लग गया है कि मैं खतरे में हूं। ऐसे में देवराज चौहान चुप नहीं बैठेगा। या यूं कहें कि देवराज चौहान तेरी खातिर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, ओमी खुराम बोला। सोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। देखते हैं देवराज चौहान क्या करता है, ओमी खुराम ने सैम से कहा। दौलत देवराज चौहान के पास हो सकती है, सैम बोला। यह बात छिपने वाली नहीं। देवराज चौहान के पास नहीं तो विनय बरूटा के पास है। पावड़े हाथ लग जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा, ओमी खुराम ने सिर हिलाकर कहा। परंतु संभव है कि पावड़े को देवराज चौहान या विनय बरूटा ने पनाह दे रखी हो। तब पावड़े का कुछ भी पता नहीं लगेगा। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि पावड़े ने अपने दम पर ही ये खेल खेला है? सोहनलाल बोला।
दोनों ने सोहनलाल को देखा। पावड़े को दौलत की जानकारी विनय बरूटा से मिल रही थी, तो ये काम करना उसके लिए कठिन नहीं था। तिजोरी खोलने के लिए उसने मेरी सहायता ले ली और काम कर डाला। सारे काम के दौरान मैं पावड़े के साथ था। उसकी बात से या किसी हरकत से मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। क्या पता विक्की पावड़े इतना समझदार हो गया हो कि उसने तुम्हें पता न लगने दिया हो। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये काम पावड़े ने अपने दम पर किया होगा? इसलिए नहीं सोचते कि विनय बरूटा के पास यहां रखी जाने वाली दौलत को लेकर हर तरह की खबर थी, और विक्की पावड़े इन दिनों विनय बरूटा के साथ काम कर रहा था। विनय बरूटा का काम डकैती करना है। जैम डिमोरा की इतनी बड़ी दौलत को देखकर वो बेईमान हो गया और खुद आगे न जाकर पावड़े को सब समझाकर आगे कर दिया। यानी कि पावड़े की लगाम विनय बरूटा के हाथ में ही थी। तुम ये सोचते रहे कि ये काम पावड़े अपने दम पर कर रहा है। एक मिनट के लिए मैं ये बात मान लेता हूं, फिर तुम लोग देवराज चौहान को बीच में क्यों खींच रहे हो? क्योंकि डकैती मास्टर देवराज चौहान से तेरे अच्छे संबंध हैं। देवराज चौहान बड़ी बड़ी डकैतियां करता है। पावड़े तेरी पहचान वाला था। हम ये सोचकर चलते हैं कि पावड़े ने अनजाने में तेरे को बता दिया कि यहाँ जैम डिमोरा की 1,500 करोड़ की दौलत रखी है। 1,500-2,000 करोड़ की दौलत, यानी कि हीरे जवाहरात रखे जा रहे हैं। तूने ये बात देवराज चौहान से कही। इस तरह जैम डिमोरा की दौलत लूटने का प्रोग्राम बन गया। देवराज चौहान के कहने पर तूने विक्की पावड़े को डकैती के लिए तैयार कर लिया। विक्की पावड़े विनय बरूटा से खबरें ले लेकर देवराज चौहान को देने लगा। इस तरह जैम डिमोरा की दौलत लूट ली गई। ओमी खुराम ने कहा। देवराज चौहान ने दौलत लूटी और मुझे बेहोश करके यहां छोड़ गया, सोहनलाल ने व्यंग भरे स्वर में कहा। इसका जवाब मैं तेरे को पहले ही दे चुका हूं कि देवराज चौहान जैम डिमोरा से उलझना नहीं चाहता होगा। कि कल को जैम डिमोरा को पता लगे कि ये काम देवराज चौहान ने किया है, तो वो देवराज चौहान के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए देवराज चौहान ने छोटी सी एक योजना और तैयार की और तुम्हें बेहोश करके यहाँ छोड़ दिया, ताकि होश आने पर तुम पावड़े का जिक्र करो। पावड़े का संबंध विनय बरूटा से है और हमारा ध्यान विनय बरूटा पर चला जाए कि उसने दौलत लूटी है। खूब, सोहनलाल मुस्कुराया। तुम लोग आए तो मैं बेहोश था। मुझे होश कब आया? 1-2 घंटे बाद तुम्हें होश आया था। 2 घंटे बाद? मतलब कि उस वक्त 7-8 बजे होंगे, जबकि तुम लोग यहाँ के चक्कर 10-11 बजे लगाते थे। तुम लोगों के आने तक मैं यहाँ से आसानी से निकल जाता, पर तुम लोग जल्दी आ गए। जल्दी कैसे पहुंचे? अज्जू मोरेकर घायल था, उसने फोन किया। तो क्या देवराज चौहान को पहले पता था कि अज्जू मोरेकर तुम लोगों को फोन कर देगा और तुम लोग मेरे होश में आने से पहले ही यहाँ आ जाओगे? सोहनलाल ने कहा। सब बकवास है। देवराज चौहान का इस मामले से कोई वास्ता नहीं। अगर वो डकैती मास्टर नहीं होता तो हम उस पर संदेह नहीं करते, परंतु अब सब कुछ देखते हुए संदेह करना पड़ रहा है, जैसे कि विनय बरूटा पर कर रहे हैं। ये तो पक्का है कि इन दोनों में से किसी एक के पास दौलत है। अगर तुम लोगों की ये सोचें हैं, तो फिर मैं यही कहूंगा कि दौलत विनय बरूटा के पास है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। पर मुझे लगता है कि ये पावड़े का काम है। पावड़े अपने दिमाग से काम ले रहा था। हमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम देवराज चौहान का ठिकाना बता दो, जहां वो मिलेगा। कभी नहीं, सोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। सब बोलेगा तू, सैम ने खतरनाक स्वर में कहा। बस हमें जैम डिमोरा का इशारा मिल जाए। ओमी खुराम ने मोबाइल से किसी का नंबर मिलाया। किसे? अज्जू का हाल मालूम कर लूं, ओमी खुराम ने कहा। फोन लगा, बात की। आधे मिनट में फोन बंद करता कह उठा। अज्जू की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। डॉक्टर कहता है कि आज की रात निकल जाए तो शायद बच जाने की उम्मीद होगी। अगला दृश्य। रात ओमी खुराम ने सोने से पहले सोहनलाल के हाथ पांव बांध दिए थे। बारी बारी एक आदमी हर वक्त उसकी निगरानी पर रहा। सोहनलाल ठीक से नींद नहीं ले पाया रात भर। सुबह उठा तो 8 बज रहे थे। भोर के वक्त ही उसे गहरी नींद आई थी, तब तक बाकी सब भी जगे हुए थे। सोहनलाल के बंधन खोल दिए गए।
एक आदमी वहीं मौजूद बाथरूम में नहा धोकर नाश्ता लेने चला गया। बाकी सब भी एक एक करके नहाए और कपड़े वही पहन लिए जो कल पहने हुए थे। सोहनलाल एक आदमी की निगरानी में बाथरूम जरूर गया, परंतु उसे नहाने नहीं दिया गया। बाथरूम से होकर वो बिना नहाए ही वापस कमरे में आ बैठा। नाश्ता आ गया था, सबने नाश्ता किया। इस बीच उनमें कोई खास बात नहीं हुई। 10 बज गए। हम क्या करें? सैम ने उम्मी खुराम से पूछा। हमारे पास करने को कुछ नहीं है। उम्मी खुराम गंभीर था। कल जैम डिमोरा के आ जाने पर हम व्यस्त हो जाएंगे। तभी उम्मी खुराम का फोन बजा। दूसरी तरफ विनय बरूटा था। मैं बाहर खड़ा हूं। शटर भीतर से बंद है शायद। विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। अभी आदमी भेजता हूं, कहकर उम्मी खुराम ने फोन बंद करके कहा। विनय बरूटा आया है। वो क्या करने आया है? क्या उसे पावड़े मिल गया? सैम ने पूछा। मिला होता तो पहले खबर वो यही बताता। मिला होता तो पहली खबर वो यही बताता। उम्मी खुराम ने कहकर एक आदमी को भेजा कि वो विनय बरूटा को ले आए। हो सकता है विनय बरूटा हमसे कोई खेल खेल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि दौलत उसी के पास हो। ओमी खुराम होंठ भींच कर बोला। सोनलाल सब सुन रहा था, बोला कुछ नहीं। वो आदमी विनय बरूटा को कमरे में ले आया। सबकी निगाहें विनय बरूटा पर टिक गई। अकेले आए हो? मैंने तो सोचा था कि पावड़े को साथ ले आए होगे और खबर दोगे कि दौलत कहां पर है। ओमी खुराम बोला। अभी पावड़े नहीं मिला। विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। कब मिलेगा? तलाश जारी है। देर सवेर मैं उसे ढूंढ लूंगा। इस वक्त सोहनलाल से बात करने आया हूं। कर लो। ओमी खुराम बोला। विनय बरूटा ने सोहनलाल को देखा कि सैम कह उठा। दौलत तुम्हारे पास ही है। मेरे पास? विनय बरूटा के चेहरे पर कठोरता उभरी। हाँ, पावड़े तुम्हारा आदमी है। उसने जो किया तुम्हारे इशारे पर किया। ये कैसे हो सकता है कि दौलत तुम्हारे पास ना हो? मेरे पास नहीं है। जबान संभाल कर बात करो। मैं पावड़े को ढूंढने की भरपूर चेष्टा कर रहा हूं। इन शब्दों का कोई फायदा नहीं। सैम मुस्कुराया। हमें पता है कि दौलत तुम्हारे पास ही है। विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी, वो कुछ तीखे स्वर में बोला। जैम डिमोरा भी ऐसा ही सोचता है? पता नहीं। वो कल आएगा, पूछ लेना। मैंने जो कहा वो मेरा विचार है। सैम ने सिर हिलाया। मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि दौलत जिस किसी के पास है वो बचने वाला नहीं है। जैम डिमोरा को तो तुम जानते ही हो कि वो कैसा इंसान है। अपनी दौलत को वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देगा। दौलत वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं पावड़े की तलाश में लगा हूं कि जैम डिमोरा की सहायता कर सकूं। विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल देवराज चौहान और सोहनलाल का है। पावड़े देवराज चौहान के पास है, दौलत भी वही है। अगर ऐसा ना होता तो मैंने अब तक पावड़े को ढूंढ लिया होता, पर वो कहीं नहीं मिल रहा। दौलत के साथ वो देवराज चौहान के पास छिपा हुआ है। देवराज चौहान भी तुम्हारी तरह यही कहता है कि उसने ये काम नहीं किया। ओमी खुराम बोला। देवराज चौहान से मिले क्या? विनय बरूटा चौंका। बात हुई, फोन पर। सोहनलाल से उसका नंबर लिया। तुमने कैसे सोच लिया कि देवराज चौहान कहेगा ये काम उसने किया है? विनय बरूटा का स्वर तीखा हो गया। वो बहुत ही शातिर इंसान है। इतनी बड़ी दौलत को आसानी से लौटा देगा क्या? कोई भी, तुम भी, इतनी बड़ी दौलत को आसानी से नहीं लौटाएगा। ओमी खुराम ने विनय बरूटा की आंखों में झांका। मेरी तरफ उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे। विनय बरूटा का स्वर सख्त हुआ। पावड़े को हमारे सामने ले आओ, तब बात करना। वो तुम्हारे लिए काम कर रहा था इन दिनों। विनय बरूटा कुछ कहने लगा कि ओमी खुराम ने कठोर स्वर में कहा। बेहतर होगा कि सोहनलाल से जो बात करनी है करो और जाकर पावड़े को ढूंढो। अपनी पोजीशन क्लियर करो। तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है, वरना कल जैम डिमोरा आएगा तो उसे क्या कहोगे? उसे ऐसे दोस्त पसंद नहीं जो उसकी दौलत पर हाथ डालें। होंठ भींचे विनय बरूटा सोहनलाल के पास पहुंचा। बुरी तरह फंस गए तुम। तुम्हारे लिए ये ठीक होता कि मुझे इस काम में ना लेते या पावड़े मुझे बेहोश ना करता।
मैं इनके हाथ ना लगता तो शायद पावड़े का नाम दबा रह जाता, और शायद तुम भी नजर में ना आते कि मैंने ये काम नहीं किया है। विनय बरूटा गुस्से से बोला, जैम डिमोरा मेरा दोस्त है। मुझे नहीं पता था कि विक्की पावड़े क्या कर रहा है। मैं उसकी इन हरकतों से अनजान था। तुम मेरे खिलाफ इनके कान मत भरो। ये मेरे कहने पर नहीं, अपने दिमाग से सोच कर नतीजा निकाल रहे हैं। सोहनलाल मुस्कुराया। इन बातों को छोड़ो, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। यह बताओ कि पावड़े कहाँ मिल सकता है। क्या तुम यही बात पूछने आए हो? सवाल मत करो, मेरी बात का जवाब दो। मुझे पता होता तो इन लोगों को पहले ही बता दिया होता, सोहनलाल बोला। तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता। पावड़े के घर का पता था, रघु के घर का पता था, वो इन्हें बता चुका हूं। तुम मुझे बताओ कि पावड़े, तुमने कैसे सोच लिया कि पावड़े का मुझे कुछ पता है और मैं बता नहीं रहा? तुमने पावड़े के साथ यहाँ तगड़ा हाथ मारा है, ऐसे में तुम्हें, उसका नतीजा तुम्हारे सामने है कि मैं यहाँ फंसा पड़ा हूं। पावड़े मुझे बेहोश कर गया। एकाएक वो मुझे इस कदर नापसंद करने लगा कि वो मेरी जान ले लेना चाहता था। वो यहाँ लोगों की हत्या कर रहा था। इस पर मैंने एतराज किया। वो मेरे काबू से बाहर हो गया था और हर कीमत पर दौलत चाहता था। तो तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते? ये तुम्हारी बेवकूफी है जो मुझसे पूछने आए हो। मैं खुद चाहता हूं कि पावड़े सामने आए और सच बताए। पावड़े और रघु के साथ देवराज चौहान पावड़े और रघु दौलत के साथ देवराज चौहान के पास है ना? विनय बरूटा धीमे स्वर में बोला। सोहनलाल विनय बरूटा को देखने लगा। मैं जानता हूं कि ये बात तुम इन लोगों को नहीं बताना चाहते। तुम सिर्फ आंखों से हाँ या ना का इशारा कर दो, मैं सब समझ जाऊंगा। एकाएक सोहनलाल के होंठों पर मुस्कान थिरक उठी। अगर मैंने इनसे ये कहा कि मुझे पता है कि तुम पावड़े के पीछे थे, पावड़े ने मुझे ये बताया था, तो तब तुम्हारी भी खैर नहीं। ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ मेरी बात का भरोसा करेंगे, तुम लाख इंकार करो। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, पर मैं पावड़े के पीछे नहीं था सोहनलाल, विनय बरूटा ने सख्त स्वर में कहा। नहीं थे? नहीं, मुझे खबर नहीं थी कि पावड़े क्या कर रहा है। इसी तरह देवराज चौहान को भी खबर नहीं थी कि पावड़े के साथ मैं किस चक्कर में उलझाऊं। विनय बरूटा सोहनलाल को देखने लगा। देवराज चौहान इस मामले से बहुत दूर है, पर तुम्हारी मैं गारंटी नहीं ले सकता। उसकी ले सकता हूं। इस मामले ने तो मुझे परेशान कर दिया है। ये डैम जिम ये जैम डिमोरा क्या चीज है? सोहनलाल ने पूछा। बहुत खतरनाक है, दरिंदों की तरह। दिमाग और ताकत की उसके पास कमी नहीं है। कल वो आ रहा है, उसके आते ही तूफान खड़ा हो जाएगा। ये शांति तूफान आने से पहले की शांति समझो। हालांकि वो मेरा दोस्त है, परंतु इस वक्त मैं उसके शक के दायरे में आ चुका हूं, क्योंकि पावड़े मेरे लिए काम कर रहा था और मेरे को उसकी दौलत आने की पूरी खबर थी। इसी बात की वजह से मैं फंस गया हूं। मैं चाहता हूं उसके इंडिया आने से पहले ही पावड़े को तलाश करके अपनी स्थिति को साफ कर सकूं, परंतु पावड़े या रघु मुझे मिल नहीं रहे। एक भी नहीं मिल रहा दोनों में से। तुम पावड़े के पीछे नहीं हो? क्या बात करते हो? जैम डिमोरा मेरा दोस्त है। उसकी दौलत की बराबर मुझे खबर थी। तब मैं ये काम क्यों करता? फिर तो तुम्हें हर हाल में पावड़े को ढूंढ लेना। हर जगह तो तलाश किया उसे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल। दौलत के साथ कहीं छिप गया होगा। यही तो तुमसे जानना चाहता हूं कि वो कहां पर हो सकता है। मैं नहीं जानता। उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा, गलती से उसके मुंह से निकला होगा कि वो कहाँ जाएगा। बरूटा, सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला, मेरे साथ तो उसका यही एक प्रोग्राम था कि यहां से दौलत निकालकर हम उसके फ्लैट पर पहुंचेंगे। यही पहला और आखिरी प्रोग्राम था उसका। इसके पीछे उसका अवश्य कोई और भी प्रोग्राम था, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। इस वक्त वो अपने दूसरे प्रोग्राम पर ही अमल कर रहा है, तभी तो गायब हुआ पड़ा है। मेरा तो यही ख्याल अब तक था कि पावड़े दौलत के साथ तुम्हारे पास हो सकता है। विनय बरूटा के दांत भिज गए। उसने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने नजरें घुमाई। सबकी निगाह उन पर, उनकी बातों पर थी। मतलब कि पावड़े तक पहुंचने में तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? विनय बरूटा ने सख्त स्वर में कहा। सोहनलाल ने इंकार में सिर हिला दिया। होंठ भिंचे विनय बरूटा पलटा और उमी खुराम सैम को देखा। इन बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला विनय बरूटा, सैम बोला।
जैम डिमोरा से बच जाओगे अगर दौलत वापस। तुम अंधेरे में तीर चलाना बंद कर दो सैम, विनय बरूटा ने तीखे स्वर में कहा। सब बेकार है, कोई तीर निशाने पर नहीं बैठेगा। मैं इस मामले में पाक साफ हूं, और पावड़े को तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही निकालूंगा। कल जैम डिमोरा आ रहा है, ओमी खुराम ने गंभीर स्वर में कहा। याद है मुझे। उसे क्या जवाब देना है तैयारी कर लो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैम डिमोरा के आने में बहुत वक्त है। मैं पावड़े को ढूंढ लूंगा, विनय बरूटा ने दृढ़ स्वर में कहा। ओमी खुराम ने विनय बरूटा को घूरा। इसे बाहर तक छोड़ाओ, सैम ने अपने साथी से कहा। यह बात मत भूलो कि वह तुम्हारे लिए काम कर रहा था और तुम्हें जैम डिमोरा की दौलत की पूरी खबर थी। इसके आगे की बात तुम्हें पावड़े बताएगा कि उसने ये काम कैसे किया, विनय बरूटा ने दांत भींचकर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे एक आदमी भी बाहर निकल गया। ओमी खुराम और सैम की नजरें मिली। मुझे ये समझ नहीं आता कि जैम डिमोरा ने हमारे हाथ क्यों बांध रखे हैं, ओमी खुराम गंभीर स्वर में बोला। हम सोहनलाल का मुंह खुलवा सकते थे। विनय बरूटा ने गर्दन से पकड़ विनय बरूटा को गर्दन से पकड़कर सच निकलवा लेते। जैम डिमोरा से एक बार फिर बात करके देखो। बात हो चुकी है। जैम डिमोरा कह चुका है कि उसके आने तक शांति बनाए रखो। यहाँ की रिपोर्ट उसे दे रहे हो? हाँ, जैम डिमोरा ने ही कहा है कि यहाँ की हर खबर हर बात उसे बताता रहूं, ओमी खुराम बोला। सोहनलाल खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। अज्जू का हाल पता करो, ओमी खुराम ने उसी पल फोन पर बात खत्म करके सैम से कहा। वो खतरे से बाहर है, पर उसकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। नर्सिंग होम में ही है? हाँ, अपने साथी ने बताया कि 4-5 दिन अभी नर्सिंग होम में ही रहेगा, डॉक्टरों की देखरेख में। अज्जू से कुछ नया पता चल सकता है कि उस पर हमला करने वाला कौन था, कैसा दिखता है? मेरे ख्याल में हमें आज का दिन बिता लेना चाहिए, कल जैम डिमोरा ही। मेरे ख्याल में अज्जू से बात कर लेना ठीक रहेगा, शायद कुछ नया पता लगे तो हम क्या कर सकते हैं? जैम डिमोरा ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ ना करने को कहकर। पूछताछ या भाग दौड़ से तो जैम डिमोरा ने नहीं रोका। मैं अज्जू के पास जा रहा, तभी उम्मी खुराम का फोन बज उठा। हेलो, मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ देवराज चौहान था। तुम देवराज चौहान? उम्मी खुराम कह उठा। तो तुमने अब तक फैसला कर लिया होगा। सोहनलाल के कान खड़े हो गए। सैम की निगाह भी ओमी खुराम पर जा टिकी। कर लिया फैसला, उधर से देवराज चौहान ने कहा। दौलत वापस देने का इरादा बन गया? ओमी खुराम का स्वर शांत था। मैं दौलत वापस करने को तैयार हूं। ओमी खुराम के मस्तिष्क को झटका लगा। फौरन संभल कर कहा। फिर से कहो। मैं दौलत वापस करने को तैयार हूं। गुड। ओमी खुराम विजयी भाव में मुस्कुराया। तुम बहुत ही समझदार हो जो तुमने जैम डिमोरा की दौलत वापस करने का फैसला लिया। तुम्हारे फैसले से जैम डिमोरा को बहुत खुशी होगी। क्या? सोहनलाल के होठों से निकला। देवराज चौहान दौलत वापस देगा? कहां से देगा वो तो? फोन पर बात करते उमी खुराम ने सैम को इशारा किया। सैम फौरन सोहनलाल के पास पहुंचा, उसे चुप रहने को कहा। सोहनलाल मूर्खों वाले अंदाज में उमी खुराम को देखे जा रहा था। दौलत पूरी है या? पूरी है। वापस करने से पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। उधर से देवराज चौहान ने कहा। कहो कहो। सोहनलाल कैसा है? एकदम ठीक है। मैं सोहनलाल से मिलूंगा, उससे बात करूंगा, उसके बाद तुम्हें दौलत लौटा दूंगा। मैं फोन पर ही सोहनलाल से बात? फोन पर नहीं, आमने सामने मिलूंगा। ठीक है, आ जाओ, उम्मी खुराम ने कहा। कहाँ? उसी बुटीक में जहां से तुमने दौलत लूटी थी। मैंने दौलत नहीं लूटी। समझ गया। विक्की पावड़े यहां से दौलत लेकर सीधा तेरे पास पहुंचा होगा। पावड़े तेरे पास ही है? ओमी खुराम ने पूछा। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। बता दे। वैसे तो मुझे पता है पावड़े तेरे पास ही है। तुम वक्त खराब कर रहे हो। तुम्हें दौलत चाहिए, वो मैं देने को तैयार हूं।
देवराज चांद का स्वर उम्मी खुराम के कानों में पड़ा। ठीक है, दौलत लेकर आ जाओ, और पहले मैं सोहनलाल से मिलूंगा, उसके बाद दौलत कैसे लौटानी है बात हो जाएगी। कुछ चुप्पी के बाद उम्मी खुराम ने कहा, क्योंकि तुम दौलत वापस करने को तैयार हो इसलिए तुम्हारी हर बात मानी। यहीं आ जाओ, सोहनलाल से मिल लो। यहीं कहाँ, पता बोलो। शोभा नारायण दास बुटीक, उम्मी खुराम ने पता बताकर कहा। पावड़े भी तो बता सकता था यहाँ का पता। मैं पहुंचकर तुमसे बात करता हूँ। बुटीक का शटर बंद होगा, बाहर पहुंचकर मुझे मिस कॉल देना, मेरा आदमी आ जाएगा। समझ गया। अकेले आना। अकेले? उधर से देवराज चांद के होंठों से निकला। तो क्या तुम अपने आदमी लेकर साथ आओगे यहाँ? ओमी खुराम की आंखें सिकुड़ी। क्षणिक खामोशी के बाद देवराज चांद की आवाज आई। मेरा सिर्फ एक दोस्त साथ होगा, जगमोहन नाम है उसका। सिर्फ एक? हाँ। अगर बाकी बाहर छोड़ रखे होंगे तो बात खराब हो जाएगी, ओमी खुराम शांत स्वर में बोला। बाहर एक भी नहीं होगा। मैं तुमसे लड़ने नहीं आ रहा। लड़ने आ भी जाओ तो परवाह नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, ओमी खुराम ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं कुछ देर में पहुंचता हूं। ओमी खुराम ने फोन बंद किया और सैम को सारी बात बताई। सोहनलाल टकटकी बांधे ओमी खुराम को देख रहा था। तो दौलत देवराज चौहान के पास ही है? पूरी बात सुनकर सैम मुस्कुराया। वो दौलत लौटाने को भी तैयार है। ये अच्छी बात हो गई कि कम से कम हमें दौलत तो मिल रही है। उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। इन लोगों को क्या सजा देनी है इसका फैसला कल जैम डिमोरा ही आकर करेगा। हमने अच्छे ढंग से मामला संभाला, उम्मी खुराम मुस्कुराया। हाँ, विनय बरूटा से मैंने तीखे शब्द कहे, उसे बता देता हूँ कि अभी नहीं, पहले दौलत हाथ आ जाने दो, उम्मी खुराम ने कहा। जैम डिमोरा को भी इस बात की खबर नहीं दोगे? दौलत मिल जाने के बाद खबर दूंगा, पहले नहीं। हम सुनो, खामोश बैठा सोहनलाल कह उठा। तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो। देवराज चौहान के पास दौलत है ही नहीं तो वो वापस कैसे देगा? मुझसे मिलने और मामला जानने की खातिर वो झूठ कह रहा है कि दौलत उसके पास है। ओमी खुराम ने सोहनलाल को घूरा। इसे तकलीफ हो रही है कि देवराज चांद दौलत वापस क्यों दे रहा है? सैम ने कड़वे स्वर में कहा। तकलीफ तो तब होती जब सच में ये सब हो रहा होता। देवराज चौहान इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो देवराज चौहान दौलत वापस देने को तैयार है, ओमी खुर्राम घुर्राया। उसकी झूठी बात पर तुम लोगों को भरोसा हो गया, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो इस मामले से बाहर है। ये बात तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। देवराज चौहान हमें दौलत दौलत वापस दे रहा है। अपने मतलब की बात पकड़ ली। उसके पास कुछ नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो यहीं आ रहा है, बात हो जाएगी। सोहनलाल ने दोनों को देखा और आहत भरी गहरी सांस ली। तो देवराज चौहान के पास दौलत नहीं है? ओमी खुराम कह उठा। यही बात है ना? हाँ। तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? चिंता तो हमें होनी चाहिए, ओमी खुराम मुस्कुराया। मैं इसलिए परेशान हूं कि देवराज चौहान खामखा खुद को मुसीबत में डाल रहा है, सोहनलाल कह उठा। खामखा नहीं, तुम्हारी खातिर। तुम्हारी खातिर शायद वो दौलत वापस कर रहा है। सोहनलाल के चेहरे पर सख्ती उभरी। वो ओमी खुराम को देखता रहा। अब क्या हुआ? ओमी खुराम कह उठा। ये सच है कि देवराज चौहान मेरी वजह से चिंता में है, पर यह भी सच है कि उसे दौलत की हवा भी नहीं है, ओमी खुराम सैम से कह उठा। सैम, देवराज चौहान कोई चालाकी भी कर सकता है, बाहर नजर रखनी होगी। मैं इंतजाम कर देता हूं, सैम बोला। जब तक मैं यहां हूं देवराज चौहान कोई चालाकी नहीं करेगा, सोहनलाल बोला। इसकी बात पर ध्यान मत दो, हमें अपने इंतजाम पूरे रखने हैं। और दृश्य बदली हो जाता है, और इसके साथ ही हम पांचवें भाग को यही रोकते हैं। मुझे मालूम है दोस्तों कि अभी अभी तो देवराज चौहान आया, लेकिन क्या करें, समय की सीमा है। किसकी माँ है?
अरे समय की सीमा है कह रहा हूँ। ओके, खैर ये कुछ ज्यादा ही डायलॉग बाजी में रहा ये सारा ये एपिसोड तो। एक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी इसमें। सब एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं, बातें बातें बातें। चलो, कहानी वैसे अच्छी फंसी है कि दोनों तरफ से विनय बरूटा और देवराज चांद फंस गए। वैसे मुझे शक है कि विनय बरूटा जो है वो उसके पीछे है। विक्की पावड़े अकेला नहीं कर सकता ये काम। हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर और ये मुझे लग ही रहा था कि देवराज चांद चूंकि भला मानस है, मतलब हालांकि वो डकैतियां करता है, बट वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। और अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसने झूठ ही ये स्वीकार कर लिया कि हाँ दौलत है मेरे पास, बताओ, तुम पहले मुझे ये बताओ कहाँ हो, ताकि वो कम से कम मामला समझ सके। खैर, तो इस तरह ये कहानी यहाँ तक आ पहुंची है। अब हम अपने दोस्तों के मैसेजेस पढ़ लें और फिर इस एपिसोड को कंक्लूड करेंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा था बहुत सारे मैसेजेस आए हुए, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा था कि इतने सारे मैसेजेस आए। खोले मैंने इसलिए नहीं कि मैंने कहा मैं जब एपिसोड पढ़ने लगूंगा तभी। नोटिफिकेशन पर तो सिर्फ 9 ही दिखाता है, मतलब 9+ दिखा देता है कि भाई 9+ मैसेजेस है। वो 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। खैर, तो हम देखते हैं सबसे पहले सबसे पुराना मैसेज किसका है। आगे जाते हैं। चलो भाई, ओके। सबसे पहले महेंद्र त्रिपाठी जी का मैसेज है। धन्यवाद विक्रम जी, मुझे इंतजार था। धन्यवाद महेंद्र जी। मुझे मालूम था कि आपको इंतजार होगा। जैसा मैंने कहा, कल थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हो सकता है आपने इंतजार किया हो, लेकिन 5:30 से पहले पहुंच गया था, जो आपका देखने का वक्त है। तो खैर, धन्यवाद, आपने कमेंट किया। आचार्य मिश्रा जी कहते हैं, योर बोथ स्टोरीज आर डूइंग वेल, वन इज फाइन फिक्शन एंड अदर हैज अ ब्यूटी ऑफ प्योर हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, मुद्रा राक्षस और उसके लिए, जी हाँ। आचार्य मिश्रा जी, कल आप जुड़े हुए थे, तो कल मैं जरा अपना कहानी पढ़ने को तल्लीन था। बाद में मैंने देखा अगर आप जुड़े होते तो फिर तब बात करते, लेकिन तब तक शायद आप जा चुके थे। कोई बात नहीं, लेकिन इस हौसला अफजाई के लिए, इस प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो है, एक तरफ फिक्शन, दूसरी तरफ प्योर लिटरेचर। अमित भारती जी कहते हैं, मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड। थैंक यू अमित जी फॉर बीइंग अ कंसिस्टेंट लिसनर, व्यूअर, whichever way it works। अगला मैसेज है जी अमर सिद्धू सिद्धू जी का। विक्रम भाई, पंजाबी समझ सकते हो तो पंजाबी में बात करें। आ, मैं समझ सकता हूँ पंजाबी। मैं पंजाब में ही रह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ में रह रहा हूँ मैं। लेकिन वही है कि बोलने में थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए। खैर, अच्छा लगा आपने ये पूछा। अगला कमेंट है जी विजय भाई का। विजय भाई कह रहे हैं, आप आने वाला है, अच्छा अब आने वाला है देवराज चौहान तूफानी अंदाज में। विजय भाई, 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। 5वें घंटे में भी नहीं आया देवराज चौहान, तूफानी अंदाज में नहीं आया मतलब। तो खैर कोई नहीं, आज आप ये वाली कहानी, ये एपिसोड सुनिए, अगले एपिसोड तक अवश्य आ जाएगा। अजय राजपूत जी कह रहे हैं दोहरी चाल पर, कह रहे हैं जी वाह क्या बात है, 3 रेड हार्ट्स। धन्यवाद अजय जी, यही बात है। ऐसी बातें और होती रहेंगी आगे, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र कक्कड़ जी कहते हैं, सर जी बहुत नाइस नॉवल है, कृपया जल्दी जल्दी करके इसके एपिसोड गुलाबो एक एक करके सुन रहे हो, रात भर नींद नहीं आती, सुबह जल्दी होने का इंतजार करता हूँ, कब दूसरा एपिसोड आएगा।
इसका सुनने को मिले, नॉवल सुनने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे लग रहा है कि वो जो ऑटो सजेस्ट होता है ना कीबोर्ड कीपैड पे, उसकी वजह से ना, भले हम लिखें कुछ भी, उसने जो पहला वर्ड सजेस्ट किया होता है वो वही ले लेता है। इस वजह से थोड़ा सा उल्टे सीधे शब्द छप जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को लगता है कि हमने नॉवल लिखा है और हो सकता है वो कुछ और पकड़ ले उसको। तो खैर, मैं समझ गया हूँ कि आप चाह रहे हैं कि इसे जल्दी 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 जल्दी, शैलेंद्र जी, ये मेरी सीमा है कह लीजिए इस वक्त, कि मैं एक दिन का एक ही एपिसोड कर सकता हूँ और वो मैं आपको हर हालत 5 बजे तक पहुंचा सकता हूँ। तो 5 बजे तक आपके पास ये अवश्य पहुंचेगा, किंतु फिलहाल के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए और जुड़े रहिएगा। दिनेश जी कहते हैं, विक्रम भाई, वो आतंक कैसा है नॉवल आतंक कैसा है नॉवल था जो दूसरा सोहनलाल था? अच्छा, जो दूसरे सोहनलाल की कहानी है वो आतंक कैसा है? आतंक कैसा है या कुछ आतंक होगा वर्ड, या कोई और कहानी होगी। हाँ, हो सकता है हो। ठीक है, लेकिन आप दोबारा से जरा नाम लिख देंगे उस कहानी का? मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी हम पढ़ लें दोबारा से। उसमें सोहनलाल के कारनामे हैं और मुझे लग रहा है कि वो दूसरा सोहनलाल है। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अमर सिद्धू जी, अच्छा, अमर सिद्धू जी, फिर से अमर सिद्धू जी का मैसेज आया कि भाई, आप जो लास्ट में कल बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अमर जी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से सामने ही बात कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी लगती है ये वार्तालाप आप लोगों के, तभी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैसेज कर दीजिए कोई एक वर्ड, क्योंकि मेरा ना थोड़ा, जैसे अमिताभ बच्चन कहता है ना शोले में, हाँ हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है, तो उसी तरह मुझे भी जरा बात करने की आदत ज्यादा है। तो अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों का कमेंट पढ़ के, जैसे गल बात करके। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, अच्छा लगा मुझे ये कमेंट पढ़ के। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, कहानी बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर आप पहुंची है विक्रम भाई, अगला भाग जल्दी से जल्दी अपलोड करें, धन्यवाद। जी हाँ अवतार भाई, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में जैसे ही कमेंट खत्म होंगे मैंने अपलोड कर देना इसे। कहानी तो निश्चय ही एक अच्छे मोड़ पर आ गई है। इस बारी मोड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोना फंसा हुआ है, अगले बारी निकल जाएगी। मलिक जी कह रहे हैं, सर देवराज चौहान और मोना चौधरी में ही सभी पूर्व जन्म की कहानियां हैं और जितना रोमांच मुझे महसूस हुआ वो कभी नहीं हुआ। सारे के सारे उपन्यास मैंने सुने हैं, अब चूंकि अन्य चैनल पर उपलब्ध हैं इसलिए आप तो, और फिर इतना कहकर उन्हें छोड़ दिया है। वैसे जबरदस्त तरीके से लिखी गई है, मेरे ख्याल से अनिल मोहन जी के सबसे ज्यादा उम्दा उपन्यास है। हाँ मलिक जी, ये अपनी अपनी रुचि के हिसाब से है, और जो वो, मतलब सबसे बड़ी बात जो रुचि ना पैदा होने की बात है ना, वो अ, कैसे बताऊं आपको कि आप लोगों ने सीआईडी देखा था ना? आई एम श्योर भारत में शोले और सीआईडी हर आदमी ने एक आधा एपिसोड तो देखा होगा। वो सीआईडी सबसे ज्यादा हिट क्यों हुआ? उसके हिट होने का सबसे बड़ा कारण था कि वो जो 25-26 मिनट वो दिखाते थे ना, उसमें शुरू से लेकर एंड तक, वो बाद में उन्होंने थोड़ा बखेड़ा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 2-2 एपिसोड में, 3-3 एपिसोड में कहानियां चल रही हैं, लेकिन पहले कहानी ऐसी ही आती थी कि उन्हीं 22 मिनट में कहानी खत्म हो जाती थी। तो जो भी कोई आदमी होता था ना, उसको भले आगे पीछे कुछ ना पता हो, उसे उस एपिसोड को देखने का मौका मिला तो उसे पूरा स्वाद उसी एपिसोड में आ जाता था। और यही बात देवराज चौहान की कहानियों में है, या फॉर दैट मैटर हम सुनील और सुधीर वाली कहानियों में भी कह दें। ये जहां सीरीज सी चलती है ना, आप इन्हीं कहानियों को देख लीजिए कि जैसे डकैती का जादूगर है, अगर इसका दूसरा भाग है तो एक आदमी को काफी लंबे समय तक जुड़े रहना पड़ेगा। अब यदि तो आप शुरू से जुड़े हुए हैं,
फिर तो आपको सब कुछ करेक्ट होता जाता है कि अच्छा ये हुआ, इसका नाम वो था, वो इसका भाई है, ये इसका चाचा है, वो भतीजा है, ये बुआ है, ये फूफा है, ये मौसा है, ये सास है, ये ससुर है। अगर मान लो आपने कोई बीच में से कहानी सुनी, फिर वो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं देती। तो इसलिए ये जो उस तरह की सीरीज है ना, उसका इसलिए ज्यादा मजा नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसने पूरी शुरू से सुनी है, जिसे पूरा पता है, तो उसे बिल्कुल अच्छा लगेगा। खैर, आपका अच्छी बात है, आपने खुद ही लिख दिया कि ये बाकी चैनल्स पर उपलब्ध हैं, तो हमें उस तरफ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक जी का ही एक और कमेंट है। कंप्यूटर वाले चैनल तो शायद ही कोई सुनते हो, मैं तो नहीं सुनता। इस मामले में सबसे बकवास चैनल काव्य लोक है। अम, चलो, आपने लिख दिया और मैंने भी पढ़ दिया मुंह से। हाँ, देखिए, अभी वो उन्होंने अपने रास्ते से, अपने तरीके से मेहनत की है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और वैसे भी ये बात तो सच है कि वो जो एआई वाले हैं ना, उसकी आवाज़ सुनने में, इनफैक्ट अभी कुछ एक और आ गए हैं एआई वाले, वो भी वो एआई की कहानियां ही सुनाते हैं। यानी हो क्या गया है, ये जो एआई होता है ना, ये सजेस्टिव मॉडल है, ठीक है। तो सजेस्टिव मॉडल क्या करता है कि आप उसको, अगर आप 5 कहानियां दे दो ना एक बारी, छठ उसको बोलो कि भाई अब इसके ऊपर तू कहानियां बनाता चल, चैट जीपीटी को या जिसको भी मर्जी बोल दो, वो बनाता जाएगा जो चीज आपको। अच्छा, सबसे बड़ी बात फिर, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आदमी पेड वर्जन यूज नहीं कर रहा होगा। कर भी रहा होगा तो वो छोटा वाला कर रहा होगा, क्योंकि जो उसका सबसे, चैट जीपीटी का जो सबसे महंगा वाला वो है ना, वो मेरे ख्याल 20-22 हज़ार रुपए का सब्सक्रिप्शन है, जो कोई नहीं लेगा। मैं नहीं मानता कोई लेगा, जब तक कि वो कोई कंपनी वंपनी ना ले रही हो तो, ठीक है। अब वहां पर तो उस मॉडल में तो गलती नहीं हो सकती, नहीं तो इन मॉडल्स में क्या गलती होगी, आप लोग सुनना और आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। वो एआई मॉडल जो है ना, हर दूसरे तीसरे मिनट में क्या क्या कह रहा होगा, इस बात ने उसे चिंता में डाल दिया, और वो बहुत गंभीरता से सोचने लगा, और वो भौचक्का रह गया, और उसकी आंखें फैली रह गई, ये जो भाव है ना, वो हर 5 मिनट बाद, 5 मिनट भी क्या, हर 2 मिनट बाद डालता है। जबकि यदि जब कोई आदमी, इंसान लिख रहा हो ना, वो नहीं डालेगा। तो क्योंकि उसे पता है कि ये भाव है, मशीन भाव नहीं पकड़ सकती। मशीन ने सिर्फ एक पैटर्न पकड़ा है कि एक सीन है, उसके अंदर ये और ये होता है, और अंत में इस तरह का रिस्पॉन्स है। तो वो हर दूसरे तीसरे मिनट में डाल के, मैं भौचक्का रह गया, मैंने अपने माथे पर जोर दिया, ये किया, वो किया, इस तरह के डायलॉग्स। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, को दोबारा सुन के आपको ठीक से बता दूंगा। लेकिन वो ना, वो ऐसा हो जाता है जैसे, जैसे मतलब आपने दाल मखनी ऑर्डर की हो और आप खाने लगो, तो आपको लगे कि एक बार हमारे साथ ऐसा, मेरे साथ स्वयं हो गया था। मुझे बहुत भूख लगी और मैंने देखा, एक चम्मच से दाल को टेस्ट किया, और वो अच्छी लगी मुझे, लेकिन मुझे लगा कि शायद इसमें नमक कम है। तो मैंने टेबल से ना सॉल्ट उठाया और मैंने ऐसे डालने लगा। अब हो सकता है कोई ना कोई घर में जरा ज्यादा तेज आदमी रहा हो, उसने उसका ढक्कन ठीक से नहीं लगाया था, और सारी की सारी जो है ना, सारा का सारा नमक ढप से कटोरी में, यानी दाल के अंदर एक पूरा नमक का पहाड़ खड़ा हो गया था, और सत्यानाश हो गई। तो वो कुछ उस तरह का सिचुएशन कर देता है वो एआई। ये जो नए चैनल्स आए हैं, इनमें भी खैर अपना अपना टेस्ट है। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज शुक्ला जी, जिनका नाम शुक्ला पंकज लिखा हुआ है, कमेंट करते हैं, हेलो विक्रम भाई, बादशाह नॉवल लोड करने की कृपा करें। पंकज भाई, आपका सुझाव नोट कर लिया गया है, लिस्ट में ऐड कर लिया है मैंने। ये रहा बादशाह। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, कम्युनिटी सेक्शन में अगर आप जाएंगे, जहां पर पोस्ट्स हैं, तो वहां ऑलरेडी 4 नाम दिए हुए हैं। हमारे पास इस वक्त 76 वोट्स आ चुके हैं, और सबसे ज्यादा 63% जो वोट्स हैं, वो गुरु को मिले हैं, यानी करीब करीब
48 लोग अभी भी 76 76 लोगों में से 48 लोग कह रहे हैं कि गुरु का गुरु। तो जब ये गुरु का गुरु आगे हो जाएगी तो इसके अंदर नया सजेशन डाल देंगे लिस्ट में से, और ऐसे ही आपका सजेशन वहां तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही लोग ज्यादा वोट करेंगे पढ़ दी जाएगी। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इन्होंने दूसरा कमेंट किया है, पंकज शुक्ला जी ने, विक्रम भाई वो दूसरा सोहनलाल था। अच्छा, हो सकता है दूसरा सोहनलाल हो, ठीक है। तभी मुझे लगा कि ये वो वाला सोहनलाल नहीं है, लेकिन नाम उसका सोहनलाल ही था, और वो है भी अनिल मोहन जी का ही। तो एक ही नाम के दो कैरेक्टर क्यों बने गढ़ेगा एक लेखक। पर खैर, हो भी तो कोई बुरी बात नहीं है। उसके अंदर मतलब उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी अलग थी अपने सोहनलाल से, ये देवराज चौहान वाले सोहनलाल से। तो ठीक है, हो सकता है वो दूसरा हो। हम्म, आदित्य नहीं, अदिति यादव, सॉरी। आपकी आवाज में कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, अदिति जी। अच्छा लगता है मुझे भी, आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। कृपया इसी तरह अपने अच्छे अच्छे कमेंट दिया करिए। बंदा थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है ये सुनकर कि वो आपकी अपनी प्रशंसा सुनकर हर आदमी को ही लगता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगला कमेंट आया है टेम्पोल जी का, मजा अब आ रहा है। ये भाई ने मुखबिर के 3rd एपिसोड पर लिखा है। क्या हुआ था मुखबिर के 3rd एपिसोड में? अच्छा, डकैती प्लान हो रही थी मेरे ख्याल से तब तक तो। चलिए, अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है, धन्यवाद। मलिक जी का एक और कमेंट आया है मुखबिर पर ही, महल वाली कहानी किरदारों पूर्व जन्म से संबंधित है और काला महल का जिक्र कई बार हुआ है। उपन्यास का नाम महामाया, महामाया की माया है, जिसके 2 भाग हैं। इससे पहले के कुल मिलाकर 4 पार्ट में है। हालांकि संभव हो कि अनिल मोहन जी महल नाम से भी कोई उपन्यास लिखे हों। मैंने मलिक जी चेक किया है, महल नाम से अनिल मोहन जी का कोई वो नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से कृष्णा मैन ने और शबीर जी ने बताया था कि वो किसी और का, किसी पांडे जी का लिखा हुआ है महल नाम का, चंद्र प्रकाश पांडे या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं। अगर किसी के पास हो तो दे दीजिएगा, लाइव सेक्शन में पढ़ देंगे अगर इतना ही अच्छा है तो। खैर, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भाई कह रहे हैं वेरी गुड जी, थम्स अप दिया है, गुलाब का फूल है और एक कोई काले रंग का भी फूल है। धन्यवाद शैलेंद्र जी, कहानी बढ़िया जा रही है। ये कृष्णा बहन का कमेंट है, अब की बार देवराज चौहान बिना कुछ करे ही फंस गया, कैसे निकल पाता है देखते हैं। अच्छी प्रस्तुति। जी हाँ, इसी तरह ये जीवन से प्रेरित होती हैं कहानियां। जरूरी नहीं है कि आप फंसे, कोई आपका जानने वाला भी फंस जाए तो भी आपको उतनी ही तकलीफ उठानी पड़ती है जितनी आप स्वयं फंसे हो तब। तो उसी से प्रेरित होकर मुझे लग रहा है इन्होंने ये कहानी लिखी है, लेकिन अभी तक अच्छी चल रही है। हाँ, अभी तक देवराज चौहान आया नहीं है, पर अगली बारी आ जाएगा। नवीन कुमार जी ने कमेंट किया है, हिंदी नॉवल चैनल पर रफ्तार अपलोडेड है। हिंदी नॉवल चैनल पर रफ्तार अपलोडेड है। हिंदी नॉवल चैनल, कोई चैनल का नाम हिंदी नॉवल है या सिर्फ आपने ऐसे ही लिखा है कि कोई हिंदी नॉवल का चैनल है उस पर अपलोडेड है? मैं देखता हूँ, अगर हुआ और किसी ढंग की आवाज में हुआ तो कोई नहीं, हम इसे विड्रॉ कर लेंगे। वैसे भी इस पर अभी तक रफ्तार पर बहुत कम लोगों के वोट आए हैं, केवल 5% लोगों ने वोट किया। ठीक है, तो पर आप बताने के लिए, सूचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। हुसैन हैदर जी कह रहे हैं, थैंक्स सर, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, कहानी लाजवाब है। क्या बात कर दी हुसैन साहब, हम जो भी, जो भाई कमेंट करेगा हम उसका नाम जरूर पढ़ेंगे। आपने अपने नाम से कमेंट किया है, आपका नाम लेना जरूरी बनता है, और विशेषकर तब जब मेरे पास अभी समय सीमा थोड़ी सी टाइट है, मैं लिखकर एकदम से जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रवेश कुमार भाई ने लिखा है, सुपर नॉवल 3rd पार्ट लाइसेंस टू किल है इसी कहानी का? नहीं, वो तो लाइसेंस टू किल तो
अच्छा, मैं चेक करता हूँ, अगर ऐसा है तो कल बताता हूँ आपको। लाइसेंस टू किल, एक मिनट में टैग कर लूँ पहले कि भाई क्या है, ये चेक करना है। सो check if license to kill is the next part after Hong Kong। ठीक है प्रवेश जी, यदि ऐसा हुआ तो सच में आपका सुझाव बहुत उपयोगी होगा हम सबके लिए, देवराज चौहान के फैंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल चेक करके बताता हूँ आपको, है मेरे पास लाइसेंस टू किल भी। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। हुसैन हैदर जी का कमेंट है, फिर से है, हाँ फिर से है हुसैन जी का। एक्सलेंट सर, प्लीज अपलोड जेम्स हेडली चेज हिंदी नॉवेल्स। ठीक है, मैं दूसरी तरफ लाइव सेक्शन में जरूर अपलोड कर दूंगा। इधर मैंने एक गलती की है और मुझे बहुत से लोग एकदम से भाई लोगों को बुरा लगा कि ये क्या हुआ, बंदा पटरी से उतर गया, ऐसे कैसे उतर गया। तो इस तरफ मैं कोई रिस्क नहीं उठाऊंगा, उस तरफ अपलोड कर देंगे जहां आजकल मुद्रा राक्षस चल रहा है वहां। और वो मतलब मेरा लाइव में पढ़ने का सेक्शन है, तो वहां पर जेम्स हेडली चेज तो अपने आप में एक चीज है, चीज मतलब पहले होते थे, तो वैसे अब भी आती होंगी कहानियां उनकी। कुछ लोग हैं, शानू मैडम ने 2-3 बार अपलोड किए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अजय राजपूत जी कह रहे हैं ऑसम स्टोरी टेलिंग, थैंक यू जी, थैंक यू। ऑसम कमेंट मेकिंग आई शुड से, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सुखदीप सिंह जी कह रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग देव भाई, देवराज चौहान की कहानियां बहुत अच्छी होती हैं। जी हाँ सुखदीप भाई, वो ऐसे है जैसे जैसे ना जैसे जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म है, मैं ये कहूँगा। यानी वो जो 1970s 80s का वो जो दौर था ना, वो दौर यानी मैंने हालांकि बचपन में देखा है वो, लेकिन जो समय का पहिया है उसका रंग ढंग देखकर जो लगता है कि उस वक्त भारत एक बड़ी सीमित सी इकॉनमी होता था। ठीक है, सबको पता है कि लोगों के घर में ब्लैक एंड व्हाइट भी टीवी नहीं होता था, और किसी एक घर में मोहल्ले में होता था। और वो भी ज्यादा बुरा नहीं माना करते थे, कोई कोई होते थे, लेकिन अक्सर लोग बुरा नहीं मानते थे कि, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो लोगों के घरों के दरवाजे बंद रहते हैं। मुझे बचपन में याद है कि पूरी गली में सब खुला रहता था, सब कुछ दिखता रहता था, कौन कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लोगों के घर में टीवी जाकर देखा करते थे लोग, हम भी। तो वो एक उस समय के दौर में वो जो स्कैर्सिटी का दौर था ना, यानी क्या कहेंगे स्कैर्सिटी को, स्कैर्सिटी मतलब कम होने का, क्या कहेंगे स्कैर्सिटी को, कमी का या अभाव का जो दौर था। हाँ, वो जो अभाव का दौर था, उस दौर में इंसान को बहुत अच्छा लगता था लार्जर देन लाइफ चीजें देखने। और कुछ कुछ वैसा ही है देवराज चाहन का नशा भी। इंसान को एक थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखता है जो बहुत सारे पैसे में खेलता है। बस इतना ही कहूंगा। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। गोरखा भाई गोरखा भाई गोरखा भाई कह रहे हैं कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा अधूरा लगा। वो एमएलए साहब और उसका होनहार बेटी की बात नहीं हुई। गोरखा साहब, आप कहाँ अटके हुए हैं? एमएलए साहब का नाम तो आपने यूं ही ले लिया। खैर कोई नहीं, यानी कहानी पूरी है। वो आपको ऐसा लगा कि आगे बात होनी चाहिए से, लेकिन बात देवराज चौहान की हो रही है। यहाँ उनकी एमएलए साहब और उनकी बेटी की बात नहीं हो रही थी। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। क्या कह रहे हैं, एक और कमेंट है उनका, गुरु का गुरु उसके बाद ठेकेदार ठीक रहेगा। मिस्ड कॉल तो ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, चलो देख लेते हैं।
ठेकेदार ठीक रहेगा कि नहीं, ये सब आपने ही निर्धारित करना है। गोरखा भाई, आप लोग वोट देंगे तो वो भी आ जाएगा। महेंद्र भाई ने कमेंट किया है दोहरी चाल पर, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ते हैं आप, धन्यवाद महेंद्र भाई। विवेक नामदेव जी कह रहे हैं नॉवल बढ़िया है सर जी, धन्यवाद विवेक जी। नॉवल तो वाकई बढ़िया है ये कहानी काफी गंभीर है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं बता दूं, काश मैं आप लोगों को दिखा पाता, मेरे पास वो है नहीं ना सॉफ्टवेयर, जैसे वो कॉमिक्स वाले दिखाते हैं कि लिखावट लिखावट सामने सामने चलती रहती है। तो ये ना बहुत महीन लिखा हुआ है, कहने का मतलब एक पेज पर यदि मान लो आम कहानी पे 100 शब्द हैं, तो इस पे कम से कम 250 शब्द लिखे होंगे, और ये 300 पन्ने की किताब है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि काफी ज्यादा लिखावट है इसमें। अ, कृष्णा बहन का कमेंट आया है मुद्रा राक्षस पर, जबरदस्त बढ़िया प्रस्तुतिकरण, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वही सही लगा मुझे, तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, वो मैंने दो अ, तरीके से इसलिए वो किया कि एक तो वो था जो मुझे, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा अपना नरेशन भी था, क्योंकि मैं उसे स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लास्ट वाला पार्ट मैंने पढ़कर दिखाया कि अगर इसे नाटक की तरह पढ़ा जाए तो कैसा लगेगा। तो उसमें थोड़ा सा, यानी वो आर्टिफिशियल सा हो जाता है, इसलिए। तो आप लोगों को अच्छा लगा, धन्यवाद। आज अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं, वहीं पहुंचते हैं दोबारा से उसका अगला भाग, सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए। धन्यवाद कृष्णा भाई बहन आपका, आपने कमेंट किया। आगे चलते हैं हम। गौरव भाई, गौरव कुमार पटेल है कि पटले है, ओके। गौरव कुमार कह रहे हैं भाई अगले स्टेट में आगे देवराज चांद अब आएगा, देवराज चांद भैया अब कहानी में आएगा मजा। हाँ, तो अच्छा आपने ये कहना चाहा कि अगले वाले एपिसोड में देवराज चांद आएगा, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे कि इस बारी भी देवराज चांद ठीक से आ नहीं पाया, मतलब अभी उसका पैर ही अंदर आया, वो पूरा अंदर नहीं आया कमरे में, ठीक है, अगले भाग में आ जाएगा। कमेंट के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा अनुभव है भैया आपको, जीवन का धन्यवाद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जीवन का अनुभव बहुत है। गौरव भाई, जीवन का अनुभव आपको भी होगा, हम सभी को है, भारत में किसको नहीं है, भारत में लोगों के पास अनुभव ही तो है, हम अनुभव ही तो लेते रहते हैं। अच्छा, ये तिवारी जी आ गए हैं, लखनऊ वाले बाबा। लखनऊ वाले बाबा कह रहे हैं विक्रम भाई जय महादेव, थैंक्स, कमेंट का आंसर मिला आपके मुख से, वेरी गुड। सबके कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए ब्रदर। भाई, नाम आपने गलत बोला था, क्षमा कीजिएगा यदि गलत बोला था तो। अमित तिवारी, लखनऊ वाले बाबा, बाबा फ्रॉम लखनऊ आपने इंग्लिश में लिखा है, मैं लखनऊ वाले बाबा हिंदी में कह रहा हूँ। हाँ, मैंने जरा समय को समेटने के लिए कमेंट्स, क्योंकि मैं पहले मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कमेंट्स के उत्तर देता रहता था, इसलिए अभी ऐसा भी ना लगे ना, मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि अगर अभी थोड़े और लोग कमेंट करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे कमेंट्स का उत्तर लिखते लिखते। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दूंगा। खैर, आपको अच्छा लगा ये वर्बली, ये जानकर कि उत्तर वर्बली दिया जाए, रिटन फॉर्म में ना दिया जाए, तो ये बात तो और अच्छी हौसला अफजाई वाली है, धन्यवाद। दूसरा कमेंट आया है लखनऊ वाले बाबा का कि भाई जेम्स हेडली मत पढ़ना, वेरी बोरिंग, सुरेंद्र मोहन पाठक उनके ही नॉवल फॉलो करते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी, ओके, ओके ब्रदर। अब देखिए, ये हम सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं ना। अभी आपने देखा, हमारे एक भाई कह रहे थे कि जेम्स हेडली पढ़िए, आप कह रहे हैं जेम्स हेडली मत पढ़ना, तो इसीलिए मैंने कम से कम देवराज चाहन वाला तो वोटिंग पे कर दिया है। खैर कोई नहीं बाबा जी, आप मैं इसीलिए लाइव सेक्शन में रखूंगा, यदि आपकी इच्छा हुई आप जाकर सुन लीजिएगा, अन्यथा उसे तो आप इग्नोर कर ही सकते हैं, असली माल तो इस तरफ है,
उधर तो ऐसे अलग से बांध दिया है कि जिन्हें चाहिए वो वहां भी जाकर देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए दोस्तों, ये थे आप सबके कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और उम्मीद है आपको मेरे उत्तर पसंद आए हों। यदि कोई ऊंच नीच हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले भाग में इस कहानी के कल। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।